अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 द सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि हमने पूरा चैप्टर जो वर्ड टू वर्ड लर्निंग की वो हमने बेकार में इतनी मेहनत नहीं की कि हमने एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश की, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। वो अगर आपके वो सारा चैप्टर आपने मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वर्ड टू वर्ड लर्निंग की होगी, तो इंशाल्लाह ये सारे एमसीक्यू आप खुद ही सॉल्व करेंगे, आप इनका आंसर खुद ही बताएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन विच फेस ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। वो कहते हैं कि सेल साइकिल के आपको पता है डिफरेंट फेसेज हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, आपने पढ़ा M फेस। तो वो कहता है कि ये जो कौन सा फेस है सेल साइकिल का जिसमें सेल की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, आपने पढ़ा G1 फेस के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है। कैसे? ये देखिए, G1 फेस को हम कहते ही ग्रोथ फेस है। मैं आपको ना पीछे से दिखाऊंगी टॉपिक में ये एमसीक्यू कहाँ से आया, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे तो आप बोर्ड वाला कोई एमसीक्यू दे दे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, G1 फेस जो होता है ग्रोथ फेस होता है। इसको कहते ही ग्रोथ फेस इसलिए है क्योंकि सेल की जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होनी है ना वो इसी फेस के अंदर हो रही है। ठीक है, क्या ग्रोथ होनी है सेल की? सेल ने अपनी इस फेस के अंदर प्रोटीन बनानी है, सेल ने अपने ऑर्गेनेलीज को बनाना है, सेल ने साइज़ में ग्रो करना है, साइज़ में बड़ा होना है, इसलिए इसको ग्रोथ फेस कहा जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ सेल की कहाँ पे होती है? G1 फेस के अंदर होती है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि क्रोमोसोम किस फेस के अंदर डुप्लीकेट करते हैं। ये भी आपको पता है, S फेस। S का मतलब होता है सिंथेसिस फेस इसको कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इस फेस में जब क्रोमोसोम आता है ना वो तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस फेस जब ये S फेस हो जाता है ना तो सिंथेसिस होती है किसकी? DNA की। और जब DNA तैयार होता है तो अब क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा। ठीक है ये एक ही क्रोमोसोम, लेकिन ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि क्रोमोसोम का ताल्लुक नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से होता है। सेंट्रोमेयर क्या होता है? इस चीज़ को सेंट्रोमेयर कहते हैं जो दरमियान में है। ठीक है, जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। ये एक सेंट्रोमेयर है, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फ़र्क इन दोनों में ये है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके पास 2 क्रोमाटिड हैं, 1 2, लेकिन इस बेचारे के पास एक ही क्रोमाटिड है, ये डुप्लीकेटेड नहीं है। बस ये फ़र्क है वरना ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। तो S फेस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। पहले क्रोमोसोम ऐसा होता है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो बनना है वो S फेस में बनना है। ये कहाँ पे बुक में लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये भी हमने S फेस के अंदर डिटेल में पढ़ा। ये देखें, S फेस में उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं इस फेस के अंदर। तो वही बात यहाँ पे हमने कर ली। उसके बाद वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी वाली नहीं है? ये देखें, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल। हाँ, ये तो हमें पता है, माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल कौन से होते हैं? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल में क्या डिफरेंस होता है? सोमैटिक सेल आपके बॉडी के सारे सेल्स को, सोमा मीन्स बॉडी होता है। ठीक है, सोमा का मतलब बॉडी, तो सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी के जितने भी सारे सेल्स हैं ना आपके, वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो उनमें माइटोसिस होती है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, जिस तरह मेल का स्पर्म होता है और औरत का एग, वुमेन का एग होता है। ठीक है, तो ये जर्म लाइन सेल्स होते हैं। ये भी हमने चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि इट रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। बिल्कुल सही बात है, माइटोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट सेल की तरह होते हैं। यहाँ बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह आपको समझ होगी। उसके बाद वो कहते हैं क्रोमोसोम नंबर इज़ हाफ्ड इन डॉटर सेल। गलत बात, ये तो मियोसिस में होता है ना, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, माइटोसिस में तो यही तो फ़र्क है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर है उतने ही डॉटर सेल के अंदर है। ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है, ये इसे डिवाइड होकर अपने 2 बच्चा सेल डॉटर सेल बना दिए। इन 2 डॉटर सेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट सेल के अंदर होंगे। इसके अंदर 46 थे, इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46। ये कैसे हुआ? ये बात मैं आपको टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने टॉपिक पढ़ा कि इसके अंदर 46 थे तो इसमें भी 46, इसमें भी 46 कैसे आ गए, ये हमने बात टॉपिक में क्लियर की हुई है। ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं ये माइटोसिस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे उतने यहाँ पे उतने यहाँ पे, आधे नहीं होते। आधे कहाँ पे होते हैं? मियोसिस में होते हैं। तो ये उसने कहा था वो कैरेक्टरिस्टिक बताएं जो माइटोसिस की नहीं है। तो ये वाली नई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है माइटोसिस की। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसलिए। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। बिल्कुल सही बात है, माइटोसिस के नतीजे में दो ही डॉटर सेल बनते हैं ना, सही बात है। उसके बाद वो कहता है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं? आपने पढ़ा हुआ है मेटाफेस में आते हैं। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ बुक में, हमने कहाँ पे बात पढ़ी, देखिए मेटाफेस है। मेटाफेस में हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम होते हैं लाइन अप इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है,
ये देखें यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ, ये देखिए मेटाफेस, ये मेटाफेस है और मेटाफेस में देखिए सारे क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप किए हुए हैं, तो ये मेटाफेस में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल, अगर आप एक ऐसे सेल को देखें जिस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्मिंग, दोबारा बन रही है, री का मतलब होता है अगेन, फॉर्मिंग बनना, दोबारा बन रही है, अराउंड द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, तो वो कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की, मतलब आपने एक ऐसा सेल ऑब्जर्व किया जिसमें एक ये सेट था क्रोमोसोम का और एक ये सेट था क्रोमोसोम का, मतलब इसके अंदर ऐसे करके क्रोमोसोम है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, नई नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है। तो ये कौन सा फेस है, ये टीलोफेस है, आपको याद हो, आपने ये बात मैंने आपको बार बार जब चैप्टर पढ़ा था हमने फोकस की थी कि प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, न्यूक्लियर एनवेलप टूटता है और टीलोफेस में दोबारा बनता है, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखें। टीलोफेस में न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम, हर सेट जो क्रोमोसोम का सेपरेट हुआ है, अलहदा हुआ है, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनती है, ठीक है, दोबारा बनती है। और प्रोफेस में टूटती थी ये न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का पता है ना आपको क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एनवेलप होता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जिस तरह कि ये न्यूक्लियस है ये पूरा, तो इसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियर एनवेलप है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है, देखें प्रोफेस में टूट गया, ख़त्म हो गया, और टीलोफेस में दोबारा बनना शुरू हो गया, देखें दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गया। तो वही बात पूछ रहे हैं, कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की जहाँ पे इसने रीअपीयर, दोबारा बनना शुरू हो जाना है न्यूक्लियर एनवेलप ने, तो कहाँ पे बना, टीलोफेस के अंदर दोबारा बना। ये भी हमने बुक में वर्ड टू वर्ड लर्निंग की थी तो मैं समझ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हाउ डज क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट टू सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, सेंट्रोसोम ने अपना कैसे किरदार अदा करना है माइटोसिस के अंदर, ये बात भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोसोम ने क्या करना होता है। ये देखिए ये आपकी वर्ड लिखा हुआ है बुक में, सेंट्रोसोम जो होते हैं, मैं आपको बुक से दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें। वो कहते हैं कि सेंट्रोसोम जो होते हैं जब ये ये मैं आपको थोड़ी सी कहानी दोबारा एक बार बता देती हूँ। ये देखिए ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, ये पहले एक होता है, बाद में इन सेंट्रोसोम ने 2 डुप्लीकेट कर जाना है, 2 बन जाना है, 2 बन गए। जब ये 2 बन जाते हैं ना, तो ये कहते हैं एक तुम इस साइड पे चलो जाओ, मैं इस साइड पे चला जाता हूँ, तो एक इस साइड पे जा रहा है, एक इस साइड पे जा रहा है। जब ये इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, तो इनके दरम्यान में कुछ धागे बनना शुरू हो जाते हैं, उन धागों को स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो इन सेंट्रोसोम का क्या मकसद है, स्पिंडल फाइबर को बनाना। ये देखें ये लिखा हुआ है, ये जो सेंट्रोसोम होते हैं जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, ये एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दे मेक नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इन्होंने स्पिंडल फाइबर को बनाना होता है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी। ये देखें ये जो सेंट्रोसोम होते हैं क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल को बनाते हैं। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल को बनाते हैं, किन के अंदर बनाते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी, प्लांट सेल के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। स्टूडेंट इसका आंसर ना ऑल ऑफ दिस, अक्सर मैंने मतलब देखा तो उन्होंने ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ था, लेकिन मेरे मुताबिक इसका आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेंट्रोसोम होते हैं। कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो सेंट्रोसोम होते ही नहीं है, ना ही प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। ये देखें जैसा कि हमने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की तो हमने पढ़ा था। ये देखें जो सेंट्रोसोम होते हैं, प्लांट सेल देयर इज़ नो सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में तो कोई सेंट्रोसोम ही नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में भी सेंट्रोसोम नहीं होते। हमने चैप्टर नंबर 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये देखें चैप्टर नंबर 3 में भी लिखा था। ये देखें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होते, प्लांट्स के अंदर भी नहीं होते, ठीक है, और फंजाई के अंदर भी नहीं होते। तो सेंट्रियोल्स ही तो मिलके ये एक सेंट्रियोल होता है, और जब 2 सेंट्रियोल इस तरह आ जाते हैं तो हम इसको सेंट्रोसोम कह देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल ही नहीं तो सेंट्रोसोम बनाना है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं है, हायर प्लांट्स के अंदर नहीं है, फंजाई के अंदर नहीं है, तो सेंट्रोसोम भी यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो अक्सर मैंने जगह देखा तो इसका आंसर ना उन्होंने ऑल ऑफ दीज लगाया हुआ था, लेकिन मेरे मुताबिक ऑल ऑफ दीज नहीं आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर यही आना चाहिए ओनली इन एनिमल सेल, क्योंकि सेंट्रोसोम होते ही एनिमल सेल के अंदर हैं, ठीक हो गया। तो ये आप एनिमल सेल ही इसको देखें, टिक करें, क्योंकि अगर आपको कहता है तो आप उसको बताएं कि बुक में इस तरह करके लिखा हुआ है कि एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रोसोम है ही नहीं, ना ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म के पास ना 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेयोसिस 1 के नतीजे में जो डॉटर सेल बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमाटिड होंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से वर्ड टू वर्ड लर्निंग की और मेरे से कॉन्सेप्ट समझे है ना, तो ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए उन्होंने ना बुक में आपके लिखा हुआ है कि एक सेल है उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर,
ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है कि ये जो सेल है, इसने अगर सेल ने म्योसिस 1 करनी है तो म्योसिस 1 करने से पहले G1 फेस आएगा, S फेस आएगा, G2 फेस आएगा, फिर म्योसिस वाला फेस आता है ना। तो G1 फेस में क्या होता है, सेल ने अपने आप को बड़ा करना है, चलो इस सेल ने अपने आप को बड़ा कर लिया। फिर S फेस में क्या होता है, एस फेस में सेल ने क्या करना है, अपने ये होते हैं सिस्टर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको डुप्लीकेट करना है। क्रोमोसोम का पता है ना आपको, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी मैं आपको बात बता चुकी हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे हम बताएंगे, क्रोमोसोम का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से। इसके पास भी एक सेंट्रोमेयर, इसके पास भी एक सेंट्रोमेयर है, ठीक है। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम, इसके पास एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अलबत्ता इसके पास एक है और इसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले आपको पता है कि हमेशा सेल साइकिल जब भी सेल ने डिवाइड करने का प्लान किया तो पहले हमेशा G1 फेस होता है, उसके बाद आपको पता है कौन सा फेस होता है, S फेस, ठीक। S फेस में सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस क्या होगी कि इसने अपने आप को बड़ा करना है, इसने अपने आप को क्या करना है, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना है, ऐसे ही होगा ना। तो ये अपने पहले S फेस में इसके क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करवा लेते हैं इस सेल के, चलें करवा लिया, डुप्लीकेट करवा लिया, ठीक है। इसने भी डुप्लीकेट कर लिया अपने क्रोमेटिड को, इसने भी डुप्लीकेट कर लिया, इसने भी कर लिया। इसी तरीके से इसने भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, अपने सिस्टर क्रोमेटिड को, इसने भी डुप्लीकेट कर लिया सिस्टर क्रोमेटिड को। इस क्रोमोसोम ने भी अपने सिस्टर क्रोमेटिड को डुप्लीकेट कर लिया, इसने भी कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद G2 फेस आएगा, G2 फेस में भी इस तरीके से मजीद एंजाइम्स और प्रोटीन की तैयारी होगी। उसके बाद हमारे पास M फेस आता है। M फेस में डिवीजन होती है। अब M फेस में हमने म्योसिस 1 की बात करनी है ना, तो म्योसिस 1 में आपको पता है क्या होता है, जब भी म्योसिस 1 होता है, अगर आपने मेरे साथ चैप्टर डिटेल में पढ़ा तो इसमें पहले प्रोफेस 1 होती है। प्रोफेस 1 में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है, सब कुछ, वो हम कुछ नहीं कर रहे। प्रोफेस 1 के बाद मेटाफेस 1 आएगी। मेटाफेस 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम दरमियान में चले जाते हैं सारे, और जो क्रोमोसोम दरमियान में जाते हैं जोड़ा जोड़ा जाते हैं। ये देखें, ये पेयर की सूरत में क्रोमोसोम है ना, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, इसमें क्रोमोसोम ना दरमियान में जाते हैं जोड़े की शक्ल में। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, अगर आपको याद आ रहा हो, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम दरमियान में जाएगा, लेकिन म्योसिस 1 में जोड़ा जोड़ा, एक क्रोमोसोम दरमियान में जोड़े की सूरत में आ गया, ये भी पूरा जोड़ा, ये भी जोड़ा दरमियान में आ गया, ठीक है। इस तरह करके इसी तरीके से ये वाला जोड़ा भी दरमियान में आ गया, इसी तरीके से ये वाला भी आ गया, ठीक। उसके बाद आपको पता है कि मैं वो चीज़ें नहीं बना रही, इसमें सेंट्रोसोम भी यहाँ पे बनते हैं, सेंट्रोसोम के दरमियान में स्पिंडल फाइबर जैसे करके लगे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद म्योसिस ये हमने क्या किया, मेटाफेस 1 के बाद एनाफेस 1 आती है। एनाफेस 1 में खिंचाव होगा, खिंचाव में क्या होगा, ये खींच के इधर चला जाएगा, जो धागे होंगे इसको यहाँ पे खींचेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसी तरीके से इसको इस तरफ खींचा जाएगा, इसको इस तरफ खींचा जाएगा, इसको इस तरफ खींचा जाएगा। और टीलोफेज में क्या होता है, आपको पता है कि ये अब बिल्कुल एक साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, ये चारों इस साइड पे चले जाएंगे, ये वाले चारों क्रोमोसोम, 1 2 3 4 3 4, ठीक है, और ये चारों एक साइड पे चले जाएंगे, 1 ये भी इस साइड पे चला गया, 2 और ये वाला भी इस साइड पे चला गया, 3 और ये वाला भी इस साइड पे चला गया, 4, ठीक हो गया, इस तरीके से। और आपको पता है टीलोफेज में इनकी न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगी और इनका न्यूक्लियोल भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं चैप्टर में, ठीक हो गया, इस तरीके से। अब हमारे पास म्योसिस 1 ख़त्म हो गई है। म्योसिस 1 के एंड पे हमारे पास जो डॉटर सेल बने हैं वो 2 डॉटर सेल बने हैं। देखें, इनके दरमियान में बाद में क्लीवेज होकर इन्होंने तो लैदा हो ही जाना है बिलाखर, तो 2 डॉटर सेल बने, एक ये वाला डॉटर सेल बने और एक ये वाला डॉटर सेल बने, ठीक है। तो जो 2 डॉटर सेल बने हैं उनमें वो कह रहा है कि हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम है और कितने सिस्टर क्रोमेटिड है, उसका ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। मैं आपको अगर दोबारा क्वेश्चन दिखाऊं, क्या लिखा हुआ है उसने, यही तो एक उसने अच्छा कॉन्सेप्चुअल MCQ पूछा हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, म्योसिस 1 उसने कर ली, तो अब हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। सिर्फ अभी उसने म्योसिस 1 की, अभी म्योसिस 2 नहीं उसने की। म्योसिस 1 के आखिर में उसके पास हर डॉटर सेल में, इन ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल में बताएं कितने क्रोमोसोम और कितने क्रोमेटिड हैं हर डॉटर सेल में। हमने हर डॉटर सेल में मतलब हर एक डॉटर सेल में बताना है, ठीक। अब देखें हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का ताल्लुक नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से था, ठीक है। 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्रोमेटिड्स भी बताएं कितने। क्रोमेटिड्स देखें क्या होते हैं क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में आप मुझे बताएं कितने क्रोमेटिड है। 2 क्रोमेटिड है, एक ये वाला क्रोमेटिड है पूरा और एक ये वाला क्रोमेटिड है, तो 2 क्रोमेटिड है। और अगर ये मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो इसमें एक ही क्रोमेटिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम में देखें, मुझे बताएं कितने क्रोमेटिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा और ये वाला चौथा, फिर ये वाला 5वां, ये वाला 6ठा,
ठीक है। और ये वाला 7वां क्रोमाटिड और ये वाला 8वां क्रोमाटिड है। तो कितने? 8 क्रोमाटिड हैं, तो 8 क्रोमाटिड आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हुए? 4, और क्रोमाटिड्स कितने हुए? 8 ही। देखें 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमाटिड्स, तो ये आंसर हमारे पास हो गया। अब वो कह रहा है कौन सा ऐसा इवेंट है जो मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता। ये बात आपने पढ़ी है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ही तो ऐसी चीज़ है जो मियोसिस में मिलती है और माइटोसिस में नहीं मिलती। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमने ये देखें, हमने पढ़ा, मैं आपको चैप्टर में भी दिखा देती हूँ। प्रोफेस, ये देखें क्रॉसिंग ओवर जो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होती है, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है इस बात को, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं लास्ट MCQ देख लें, वाई इज़ मियोसिस 2 नेसेसिटी आफ्टर मियोसिस 1। वो कहता है मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 क्यों लाजमी है। ये देखें, जैसा कि अभी हमने मियोसिस 1 की है सारी, अभी हमने मियोसिस 1 की है ना, तो मियोसिस 1 के एंड पे जो डॉटर सेल बना है उसमें अभी भी दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब हमने मियोसिस 2 क्यों करवानी है? मियोसिस 2 करवाने का मकसद है ये जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ लगे हुए इनको अलग किया जाए, इसलिए मियोसिस 2 होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मियोसिस 2 करवाने का मकसद क्या था? टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमाटिड, वो जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड अभी भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए उनको एक दूसरे से अलग करना, ठीक है। उसके बाद उसने कहा शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर में वो कह रहा है कि एनलिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेस ऑफ द इंटरफेस। वो बातें बताएं जो G1 फेस में होती हैं। तो सिंपल बात है, अगर आपने G1 फेस अच्छे में डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। G1 फेस को कहते हैं ग्रोथ फेस, और ग्रोथ फेस में आपको पता है क्या क्या होता है? सेल प्रोटीन बनाता है, सेल ने ऑर्गेनेलिज बनानी है, सेल ने साइज़ में बड़ा होना है, सेल ने एंजाइम बनाने हैं, वो एंजाइम जो आगे S फेस के लिए चाहिए सेल ने पहले ही तैयारी करके रख लेनी है अगले फेस की। तो ये सब कुछ G1 फेस में होता है। तो ये आपने इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ S फेस इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो S फेस चलता है उसका मकसद क्या है? बहुत आसान है, अभी इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। S फेस का मकसद है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम करवाना, ये मकसद है। उसके बाद वो कहते हैं कि ड्यूरिंग विच फेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के किस फेस में सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से लैदा होते हैं? एनाफेस में, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम से देख लेते हैं। देखें ये माइटोसिस चल रही है पूरी, फेसेस ऑफ माइटोसिस, और इसमें इस सिस्टर क्रोमाटिड अलहदा हो रहे हैं। ये देखिए दोनों किस फेस में हो रहे हैं? एनाफेस में हो रहे हैं। तो एनाफेस में काम हो रहा होता है। इसके अलावा टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि कैसे क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट करती है टू द जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। ये मैंने ये आपको डिटेल में पढ़ाया कि मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रही होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही होती है। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना है, छोटू सा ही पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपने लिख देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर बने हैं, कौन से स्पिंडल फाइबर? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये देखें, ये वही जो भी हमने कहानी पढ़ी। सबसे पहले सेंट्रोसोम होते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, एक सेंट्रोम इस साइड पे चला जाता है, एक इस साइड पे चला जाता है, और इनके दरमियान में धागे बनना शुरू हो जाते हैं। इन धागों को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और इन स्पिंडल फाइबर का मकसद क्या होता है? क्रोमोसोम को खींचना, ठीक है। वो जो सिस्टर क्रोमाटिड है उसका एक टुकड़ा, वो जो क्रोमोसोम था उसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड थे ना, एक ये सिस्टर क्रोमाटिड था, एक ये वाला था। तो ये वाले पार्ट को इस साइड पे खींच लेना, ये देखिए स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं पिंक वाले, और इस वाले पार्ट को इस साइड पे खींच लेना, ये मकसद होता है ना। लेकिन मैंने आपके लिए इसके लिए प्रॉपर आंसर लिख दिया, मैं आपको बताती हूँ क्या है। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा हुआ कि स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है माइटोसिस में। तो स्पिंडल फाइबर आपको पता है क्या करते हैं? जाते हैं और जाके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये क्रोमोसोम है ऐसे करके, ठीक है, तो ये उसका सेंट्रोमेयर होता है दरमियान में। तो स्पिंडल फाइबर जो धागे होते हैं, उन धागों ने जाना है और जाके क्या करना है, इस तरह करके, ये स्पिंडल फाइबर है, इन्होंने जाना है जाके इन सेंट्रोमेयर के साथ जाके अटैच हो जाना है, ठीक है। और अटैच होने के बाद क्या करना है? एंड हेल्प करनी है किसमें? इन द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड। और जो ये जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड है इनको सेपरेट करने में मदद देनी है। इसको इधर खींच के, इसको इधर खींच के। कैसे? बाय पुलिंग देम टुवार्ड द ऑपोजिट पोल। इनको ऑपोजिट पोल की तरफ खींच के, इसने इसको इस तरफ खींचना है, इस स्पिंडल फाइबर ने इसको इसकी तरफ खींचना है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। स्पिंडल फाइबर का यही मकसद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेस, नहीं, हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और प्लांट सेल में कैसे होती है? देखें, ये हमने डिटेल में पढ़ा कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें क्लीवेज फूरो बनती है, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो बनती है, प्लांट सेल के अंदर कैसे साइटोकाइनेसिस होती है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोमिन्स सेल के साइटोप्लाज्म की काइनेसिस में डिवीजन, जो साइटोप्लाज्म ने लैदा होना होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर कैसे होते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से ये साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, ठीक है। तो वही बात उन्होंने की हुई है
ये देखें, एनिमल सेल के अंदर बाय द क्लीवेज फूरो फॉर्मेशन, क्लीवेज फूरो बनती है, और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से काम हो रहा होता है। ठीक है, ये आपने फ्रेगमोप्लास्ट का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है। उसके बाद वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेस ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेस ऑफ म्योसिस 1। दोनों की प्रोफेस में क्या फ़र्क है, बड़ी अहम बात है। आपको पता है जो माइटोसिस की प्रोफेस थी उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, पहली बात। और जो दरमियान में आपको पता है कि अगर ये सेल था, ठीक है, अगर ये मैं साइड पे छोटा सा बना देती हूँ, अगर ये सेल था, सेल के दरमियान में जो क्रोमोसोम आते थे वो लैदल एक एक आते थे। ठीक है, जोड़ा जोड़ा नहीं आते थे, लैदल लैदा आते थे एक एक करके। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम डोंट पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम की कोई पेयरिंग नहीं होती माइटोसिस में। लेकिन म्योसिस 1 में, अभी मैंने आपको इससे पहले भी एमसीक्यू में डिटेल में बताया म्योसिस 1 कैसे होती है। उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर भी कर रहे होते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही होती है, दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ डज़ म्योसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर। म्योसिस में और माइटोसिस में क्या फ़र्क है क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि म्योसिस जो होती है ना, म्योसिस का मतलब ही हाफ होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के निस्बत आधे आते हैं। इसमें अगर 46 हैं तो इसमें 23 आएंगे, 23 आएंगे, इसमें भी 23 आएंगे। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड का मतलब भी आधा होता है, H से हैप्लॉइड, H से हाफ। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, मेंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अगर इसमें 46 है तो इसमें भी 46, इसमें भी 46, तो इसको ऐसे जो सेल बनते हैं इनको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से फ़र्क है माइटोसिस और म्योसिस में। म्योसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, माइटोसिस में सेम रहते हैं, उतने ही रहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस में जो एनाफेज होती है उसमें क्या क्या होता है, बड़ी आसान बात है, आपने पढ़ा माइटोसिस में, एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग होते हैं, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है, इन्होंने मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ सेल, इन्होंने मूव करके सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ जाना है। जैसा कि ये एनाफेज उन्होंने बनाया हुआ है, एक तो सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है। ठीक है, और दूसरा वो मूव करके ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, ये सारे इस पोल में और ये सारे इस पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने की हुई है, ये 2 बातें आपने लिख देनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या मकसद होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है। सिंपल बात है, सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर बनानी होती है। मैं आपको कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ कि सेंट्रोसोम जो होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर करनी होती है, ये इनका रोल है। और स्पिंडल फाइबर फिर आगे आपको पता है क्या करते हैं, इस एक स्पिंडल फाइबर ने एक सिस्टर क्रोमाटिड को इस साइड पर खींचना है, दूसरे ने इस साइड पर खींचना है। तो इनका मकसद क्या है, बस फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो आप इतना लिख सकते हैं, काफ़ी हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट आर सिस्टर क्रोमाटिड एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन म्योसिस। सिस्टर क्रोमाटिड होते क्या हैं और इन्होंने म्योसिस में अगर हम बात करें तो सिस्टर क्रोमाटिड म्योसिस में कब अलग होते हैं। आपको पता है म्योसिस में इन्होंने म्योसिस 1 में अलग नहीं होना, क्योंकि म्योसिस 1 में तो क्रोमोसोम अलग हो रहे थे, एक पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे जा रहा था, दूसरा इस साइड पे जा रहा था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। ठीक है, और ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ये म्योसिस की कौन सी फेज में सेपरेट होते हैं, म्योसिस 2 में। ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। देखें कि वो जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे वो म्योसिस की कौन सी फेज में सेपरेट हुए थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए म्योसिस 2 में होता है। म्योसिस 2 में ये लाइन उन्होंने बड़ी अच्छे से लिखी हुई थी, यहाँ पे हमने पढ़ी थी, मुझे एक बार निकालने दें। हाँ ये देखें, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है एनाफेज 2 में क्या होता है, जो कि म्योसिस 2 का एक पार्ट है, जिसमें स्पिंडल फाइबर ने क्या करना है, खींचना है, सिस्टर क्रोमाटिड को खींचना है टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल की तरफ। क्रोमोसोम को नहीं खींचना, सिस्टर क्रोमाटिड को खींचना है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो कब सेपरेट होते हैं, फेज़ 2 में। और सिस्टर क्रोमाटिड होते क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये देखें, ये क्रोमोसोम है, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है, ये एक सिस्टर क्रोमाटिड है, ये वाला पूरा ये, और ये वाला दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड है। तो सिस्टर क्रोमाटिड क्या है, आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ जो बिल्कुल एक जैसी हैं। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं, ज्वाइंट एट सेंट्रोमेयर, और वो दोनों सेंट्रोमेयर पे आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं।
स्टूडेंट्स ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये तो सारे आपको पूरा चैप्टर आपने याद किया होगा तो आराम से आपको आ जाएंगे। देखिए, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस। आपको पता है माइटोसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो सारे आपने लिख देने हैं। ये देखिए 2 इवेंट्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस में भी आपने सारा बताना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में आपने इतना बता देना है, इतना इसका आंसर बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में आपको पता है साइटोकाइनेसिस ये वाली होती है और प्लांट सेल में ये वाली साइटोकाइनेसिस होती है। बात खत्म हो गई। डायग्राम बना दें तो ये भी अच्छा रह जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं बनानी आती तो कोई मसला नहीं है, लिख दें आप बस। ठीक है, अगर डायग्राम बनाना मुश्किल लगता है तो कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। मुझे भी ऐसे होता था कि डायग्राम बहुत मुश्किल लगती थी और मैं डायग्राम में हमेशा वीक होती थी, लेकिन मैं सारा लिख देती थी। मैं बुक का एक एक वर्ड याद कर लेती थी और सब कुछ लिख देती थी, तो मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे, फुल मार्क्स आ जाते थे। ठीक है, तो डायग्राम एडिशनल चीज़ होती है, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। आप याद कर लें वो बेहतरीन है। ठीक है, मतलब जिनकी डायग्राम वीक होती है वो भी आगे जा सकते हैं, जिस तरह मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मुझे डायग्राम बिल्कुल बहुत बुरी लगती थी बनाना, गुस्सा आता था बनाने से। मैं याद सारा कर लेती थी, सारा अच्छे से याद हो जाता था। ठीक है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेडिकल में हूँ। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि डायग्राम बनाना कोई इतनी अहम चीज़ नहीं होती। आप सारा कुछ अच्छे से समझें, समझ के अच्छे से याद करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो ऐसा है कि इसमें आपने जो बुक में लिखा हो ना, अगर वो आपने एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि पीछे बोर्ड से की बन के आती है और उस की में बोर्ड वाले जो की देते हैं ना, उस की में कुछ की वर्ड्स लिखे होते हैं और वो की वर्ड्स जो होते हैं ना वो बुक के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो बुक के वर्ड्स लिखे हैं, अच्छे से बुक पढ़ी होगी, तो आपके फुल नंबर मिल जाएंगे आराम से। इसके बाद वो कहते हैं कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। बहुत अहम चीज़ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये देखें, ये सारी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तो है ग्रोथ में, सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये सारी आपने लिख देनी। अगला है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सिंपल बात है, प्रोफेज 1 होता है, ये सारा लिख देना है। मेटाफेज 1 ये सारा, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये सारा आपने लिख देना है। ठीक हो गया, उन्होंने मेयोसिस 1 का ही पूछा हुआ है। अगली बार सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस बताएं, तो बहुत अहम चीज़ है मेयोसिस की सिग्निफिकेंस में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई। ठीक है, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा मेयोसिस ब्रिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ये 2 इसकी सिग्निफिकेंस है, तो ये दोनों आपने लिख देनी है। उसके बाद ये 2 उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे होते हैं, क्या है कि व्हाट रोल माइट मिस्टेक्स इन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स प्ले इन द इमरजेंस ऑफ कैंसर। एक बात आपको पता है कि सेल साइकिल के अंदर अल्लाह ताला ने ना चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। ये देखिए सेल साइकिल है, इसमें ना कुछ चेक पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। चेक पॉइंट आप समझ लें पुलिस की चौकी हैं। ठीक है, या पुलिस यहाँ पे बैठी हुई है, तो पुलिस ये देखती है कि अगर सेल है, सेल कहता है भाई मैं ना एस फेस में एंटर होना चाहता हूँ, मैंने जी फेस मुकम्मल कर लिया है, तो वो जो पुलिस है, वो जो चेक पॉइंट्स है ना, वो देखेंगे क्या सेल ने जी फेस में सब कुछ बना लिया है, फिर उसको एस फेस में जाने देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेल एस फेस में आ गया, एस फेस में उसने सब कुछ कर लिया, अपना क्रोमोसोम भी जो उसने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करनी थी वो भी कर ली। अब वो कहता है कि भाई यहाँ पे चेक पॉइंट्स बैठे होते हैं, यहाँ पे चेक पॉइंट्स बैठे होते हैं, उन चेक पॉइंट्स को कहता है भाई मुझे आगे जाने दो। वो कहते हैं, वो चेक करते हैं, उनका नाम भी मकसद ही है ना चेक पॉइंट्स। उन्होंने चेक करना है क्या एस फेस में सब कुछ जो सेल ने मुकम्मल कर लिया है, क्या वाकई सेल का सब कुछ पूरा हो चुका है, सेल ने वो सारे एंजाइम बना लिए हैं, क्या जो क्रोमोसोम सेल ने डुप्लीकेट किया है, नया सिस्टर क्रोमेटिड बनाया है, नए सिस्टर क्रोमेटिड में डीएनए होता है ना, क्या वो डीएनए ठीक है, वो डीएनए ख़राब तो नहीं है? क्योंकि अगर वो डीएनए ख़राब हुआ ना और वो ख़राब डीएनए कोई आगे भेज दिया गया, तो वो आगे जाके कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ख़राब डीएनए जो होता है ना वो अनकंट्रोल डिवीजन करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, इस तरह करके हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो डीएनए होता है, इसने तो सारा कंट्रोल करना होता है सेल का सारा सिस्टम, कि एक सेल ने कब डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है। ठीक है, कितनी बार पूरी ज़िंदगी सेल ने डिवाइड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के पास है। तो अगर डीएनए ख़राब हो गया तो सेल जो है वो तो डिवाइड होता रहेगा, पागलों की तरह डिवाइड होता रहेगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यही तो कैंसर होता है। ठीक है, तो फिर कैंसर हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर चेक पॉइंट्स जो हैं इन्होंने मिस्टेक कर दी अपना किरदार अदा करने में, तो कैंसर हो जाता है। क्यों? समझ आ रही है कैसे कैंसर हो जाता है? कि यहाँ पे मान लो अगर डीएनए गलत बन गया, डीएनए के अंदर मिस्टेक आ गई, ख़राब डीएनए बन गया, तो वो चेक पॉइंट जो थे वो अपना सही काम नहीं कर रहे थे, अपना सही रोल प्ले नहीं कर रहे थे, उन्होंने उस डीएनए को रोका नहीं, वो ख़राब डीएनए आगे चला गया। जब ख़राब डीएनए आगे चला जाएगा तो आगे जाके कैंसर ही होगा, क्योंकि वो डीएनए अनकंट्रोल डिवीजन करता रहेगा, पागलों की तरह डिवाइड होता रहेगा और सेल कैंसर करवा देगा। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है, मिस्टेक्स अलाउ डैमेज डीएनए। कुछ मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स की वजह से क्या हुआ, डैमेज डीएनए बना, डीएनए डैमेज बन गया, ख़राब डीएनए बन गया। ठीक है, और जब ख़राब डीएनए बन जाता है तो ऐसा सेल अनरेगुलेटेड सेल है, ये सेल बेकाबू हो चुका है।
बस ये इसको कोई अब रोकने से डिवाइड करने से रोक नहीं सकता, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड करेगा अनकंट्रोलेबली, पागलों की तरह डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, विच कैन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, और इसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। सेल एक सेल है उसको नॉर्मल क्या होता है कि एक सेल को बस डिवाइड होना है 2 सेल में, बस बात ख़त्म, बस, ठीक है। लेकिन अगर यही सेल पागलों को तरह डिवाइड करता रहे अनकंट्रोलेबली, करता रहे इतने सेल बना दे तो वो कैंसर बन जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, वाई डू स्किन सेल्स डिवाइड कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं स्किन सेल क्यों मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, बट एक ऑर्गेनिज्म के वजूद में, बट नर्व एंड मसल सेल परमानेंटली एग्जिट द सेल साइकिल। लेकिन जो नर्व सेल है जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो मसल सेल होते हैं जो में कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये मेरे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो होते हैं ये सेल साइकिल को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। इन्होंने डिवाइड नहीं करना होता। जो आपका ब्रेन के अंदर एक बार नर्व सेल बन गया ना, वो कभी दोबारा डिवाइड नहीं करेगा। आपका जो एक ज़िंदगी में मसल सेल बन गया ना, उसने कभी 2 मसल सेल नहीं होना। तो ये जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं फिर इनके मसल इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, वो मसल बड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते तादाद में, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मसल सेल 10 है तो 10 ही रहेंगे, वो कभी 20 नहीं होंगे, वो हाँ वो बड़े ज़रूर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके मसल आपको बड़े लिखते हैं, आपको लगता है आपके बाइसेप बड़े हो गए हैं एक्सरसाइज वगैरह करने से, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन क्या था कि जो स्किन सेल है वो क्यों कॉन्टीन्यूसली डिवाइड किए जा रहे हैं थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस। बहुत आसान है, वो कहते क्यों, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपके जो स्किन सेल्स होते हैं रोज़ाना कोई कपड़ा यहाँ पे मेरे स्किन सेल के ऊपर लगा, ठीक है, कोई इतनी तो हमारी पोल्यूशन होती है, उस पोल्यूशन की वजह से केमिकल आपके केमिकल से एक्सपोजर हुआ, सनलाइट बाहर गए, सूरज की रोशनी पड़ी, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके स्किन सेल जो बड़े सेंसिटिव होते हैं ना उतरते रहते हैं। तो इन जाहिर बात है जब उतरते जा रहे हैं तो इनको कंपनसेट भी तो करना है ना, इनकी जगह नए सेल बनने चाहिए, तो इसलिए इनकी जगह नए सेल बनते रहते हैं। तो स्किन सेल्स जो होते हैं फेस फ्रीक्वेंट वेयर एंड टेयर, ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे नीड कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट, इनको ज़रूरत होती है मुसलसल रिप्लेसमेंट की, मुसलसल इनकी जगह नए सेल आते रहें। जैसी बात है जब यहाँ से सेल उतरते जा रहे हैं तो बॉडी उन सेल की कंपनसेशन के लिए नए सेल बनाएगी, तो इसलिए स्किन सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन वो कहता है जो नर्व सेल और मसल सेल होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज सेल हैं, ये बड़े ख़ास सेल होते हैं, और ये आपको पता है कि एक रेस्टिंग फेस में एंटर हो जाते हैं जिसको जी नोट फेस कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेयर दे डोंट डिवाइड, इन्होंने इन सेल्स ने क्या करना है, जी नोट फेस में डिवाइड हो जाना है, वेयर एंटर हो जाना है जी नोट फेस में। और जी नोट फेस आपको पता है एक रेस्टिंग फेस है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होते हैं। ये देखें, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं जी नोट फेस के बारे में, ठीक है। ये देखिए उन्होंने लिखी हुई थी बात साइड बॉक्स में कि बहुत से जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं और वो जी नोट फेस में एंटर हो जाते हैं। और जी नोट फेस में क्या होता है कि वो हमेशा के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। और जब रेस्ट में चले जाएंगे तो वो कभी ज़िंदगी में डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये मसल सेल और नर्व सेल ये ऐसे ही सेल हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताया करें आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।